नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जनरली होता क्या है, किसी भी एग्ज़ाम में साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उनमें बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो इन तीनों में जो रेशियो होता है ज़्यादातर सवाल पूछे जाने का, बायो से लगभग 40 से 50% सवाल बायो से आते हैं और बाकी इन दोनों से मिला के 45 से 55% तक सवाल इन फिजिक्स और केमिस्ट्री से आते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम केमिस्ट्री से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं या उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको समग्रता से कवर कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद या केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी वीडियो आएंगे उनको देखने के बाद आप में ये कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा कि आप जो भी एग्ज़ाम देंगे आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं केमिस्ट्री से जुड़े जो भी सवाल है हमारे इस वीडियो में। तो केमिस्ट्री के विषय में जानते हैं हम। जो ये केमिस्ट्री टर्म है ये कहाँ से लिया गया है? ये केमिका एक शब्द है उससे लिया गया है। इसका क्या मतलब होता है? केमिया का मतलब होता है केमिकल्स, मतलब कि केमिस्ट्री जो वर्ड है केमिस्ट्री, ये कहाँ से लिया गया है? ये कीमिया से लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? केमिकल्स। तो द टर्म केमिस्ट्री इज टेकन फ्रॉम द वर्ड कीमिया मीन्स केमिकल्स। इस केमिस्ट्री में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो इस केमिस्ट्री में हम केमिकल्स का अध्ययन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करते हैं और हम सब्सटेंस या मैटर जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो अभी हमने क्या देख लिया दोस्तों, केमिस्ट्री जो वर्ड है ये कीमिया से लिया गया है, कीमिया वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है केमिकल्स और इस केमिस्ट्री में हम केमिकल्स का ही अध्ययन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और हम पदार्थ या जो मैटर होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो इन केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट केमिकल्स, देयर प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सब्सटेंस एंड मैटर, इनके विषय में जानते हैं। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? तो एंटोनियो लेवाजियर, या इंग्लिश में इनको लेवासिए बोलते हैं, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों सब्सटेंस के विषय में और केमिकल्स के विषय में, फिर आगे जानेंगे सब्सटेंस होते क्या हैं जिनका अध्ययन हम इन पूरी केमिस्ट्री की क्लास के दौरान करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों सब्सटेंस क्या होते हैं। सब्सटेंस या मैटर, पदार्थ या द्रव्य इनको हिंदी में बोला जाता है, ये क्या होते हैं? तो सब्सटेंस या मैटर, पदार्थ या द्रव्य वे होते हैं जिनमें मास होता है, मास मतलब द्रव्यमान, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिनमें मास होता है वो पदार्थ कहलाते हैं। अब मास से क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन नोन एज मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मास, मतलब किसी भी वस्तु में पदार्थ की जो कुल मात्रा होती है उसको हम मास कहते हैं। अगर वो मास और वो कोई जगह घेर रही है तो उसी चीज़ को हम पदार्थ या सब्सटेंस या मैटर कहते हैं। अब जैसे ये पदार्थ की टोटल मात्रा जो मास होता है उस पर डिपेंड होता है। मास हर जगह फिक्स होता है, मतलब चाहे उसको पृथ्वी पे हो, चंद्रमा पे हो या किसी और भी जगह पे हो जिसका ग्रेविटेशन फोर्स हो चाहे ना हो, उस चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करता है। वहीं अगर जब ये पृथ्वी पे किसी वस्तु का अगर हम देखते हैं मास, तो वो भार में बदल जाता है, उसमें जी जुड़ जाता है। जी मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी जो पिंड है या कोई भी पिंड है, चाहे पृथ्वी हो गई या चंद्रमा हो गया या कोई भी पिंड हो गया, सबका अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके अकॉर्डिंग वो पदार्थ होता है, जो उसका द्रव्यमान होता है उसमें चेंज आता है, तब वह भार में परिवर्तित हो जाता है। तो मास क्या है? मास एक इनवेरिएबल, मतलब मास दुनिया भर में हर जगह, चाहे जहाँ भी चले जाएं, जिस भी ग्रह पर चले जाएं, मास सबका सेम होता है लेकिन भार सबका बदल जाता है। भार उस जो पिंड है आप जहाँ जाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, उस पर भार डिपेंड करता है। तो भार क्या है? वेरिएबल होता है, हर जगह बदल जाता है। और ये मास पूरी दुनिया में हर जगह या किसी भी पिंड में सब जगह सेम होता है। तो जो वेट होता है उसमें मास में ग्रेविटी से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे गुणा हो जाता है, त्वरण से गुणा हो जाता है, तो वो वेट बन जाता है। अब देख लेते हैं, हम क्या देख लेते हैं सब्सटेंस के विषय में। तो सब्सटेंस है क्या? मास, कोई वस्तु है जिसका मास होता है, द्रव्यमान क्या है? जो वस्तु है उसका, मतलब कि ये सब्सटेंस क्या है? कोई वस्तु जिसमें मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो उसी को हम मैटर या सब्सटेंस कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसी मैटर के बारे में।
मैटर जो है अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो प्रकार का होता है। कोई भी मैटर होगा तो एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और दूसरी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। इन प्रॉपर्टी के हिसाब से जो मैटर होता है वो दो तरीके के होते हैं। मतलब कि मैटर दो प्रकार के होते हैं अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से। एक फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से होते हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो मास मैटर होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे उनकी किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड प्रॉपर्टी होती है उनकी, गैस प्रॉपर्टी होती है, प्लाज्मा स्टेट होती है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के ये प्रॉपर्टी होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी भी मैटर की। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों को आप जानते हैं दोस्तों। और ये प्लाज्मा, ये जो पदार्थ की चौथी अवस्था है और पांचवी अवस्था कौन सी है, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इनके विषय में हम कंडेंसेट, इनके विषय हम जानेंगे। सॉलिड क्या होते हैं दोस्तों, जिनके परमाणु क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है वो ना के बराबर होते हैं। इसी तरीके से लिक्विड क्या होते हैं, जिनमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है वो सॉलिड से थोड़ी अधिक होगी। और इसी तरह गैस में थोड़ी और ज़्यादा अधिक होती है। इसमें जो लिक्विड होते हैं इनमें अंतरा आणविक बल, जो आकर्षण बल होता है, ये संतुलित होता है, ऑप्टिमम होता है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। जो सॉलिड होते हैं इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दे हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इसी तरीके से लिक्विड क्या होता है, इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं रखा होता है। ये जिस भी पात्र में रखे जाते हैं उसी का शेप ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरीके से गैस क्या है, गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। तो ये आप लोग जानते हैं। हम देखेंगे ये चौथी जो अवस्था है पदार्थ की, प्लाज्मा, इसके विषय में देखेंगे। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा है क्या दोस्तों, प्लाज्मा इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच गैसियस स्टेट मैटर बिकम आयोनाइज्ड ऑन हाई टेम्परेचर। इसमें है क्या मतलब कि ये कौन सी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था। इसमें जब किसी पदार्थ को गैसियस स्टेट में जो कोई पदार्थ होता है तो अगर उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से गर्म करते हैं तो वो आयनीकृत हो जाता है, मतलब कि आयंस में टूट जाता है। तो उस अवस्था को ही हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। इस आप आराम से समझिए कि जब कोई गैसियस स्टेट में कोई भी पदार्थ अगर गैसीय अवस्था में है और उसको हाई टेम्परेचर पे अगर गर्म किया जाता है तो वो आयनाइज्ड हो जाता है। आयनाइज्ड का मतलब है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में टूट जाता है। तो उसी अवस्था को हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था में है, अब इसको हमने हाई टेम्परेचर पे गर्म किया तो ये आयनाइज्ड हो गया, आयनाइज्ड गैस में बदल गया। इसका मतलब है इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और निगेटिव चार्ज भी आ गया। इसी अवस्था को हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। वैसे जो गैस होती है, जो किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था होती है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव नहीं होता है, ये विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन जब ये प्लाज्मा अवस्था में चेंज हो जाती है तो इसमें ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, तब इनमें इलेक्ट्रिक करंट मूव करने लगता है। तो हमने क्या देखा, प्लाज्मा अवस्था किसी पदार्थ की जो प्लाज्मा अवस्था है, इसको पदार्थ की चौथी अवस्था पहले बात तो बोलते हैं। और ये है क्या, ये गैसीय अवस्था होती है जिसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो आयंस में टूट जाती है। तो इसी अवस्था को हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा स्टेट क्या है, जैसे जो तारे होते हैं, तारों में चमक का कारण क्या है, तारों के में चमक का कारण उनकी प्लाज्मा अवस्था में होना है। प्लाज्मा अवस्था में होने का क्या मतलब है, उनका आयोनाइज्ड स्टेट में होना है, तो जिसके कारण इनमें चमक उत्पन्न होती है। ये जो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, जो गैसियस स्टेट में थे लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, करोड़ सात केल्विन में होता है, तो इसी वजह से इनमें प्लाज्मा अवस्था में बदल जाते हैं। उसी के कारण इनमें चमक होती है जो तारों में होती है। देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा की खोज किसने की है। प्लाज्मा स्टेट की खोज किसने की है, विलियम क्रुक्स। तो विलियम क्रुक्स ने प्लाज्मा स्टेट की खोज की है। प्लाज्मा शब्द किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, लॉन्ग म्यूर। ये आपको याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है कि लॉन्ग म्यूर जो शब्द, मतलब कि इन्होंने किस चीज़ की खोज की है, तो इन्होंने प्लाज्मा शब्द की खोज की है। प्लाज्मा की खोज किसने, प्लाज्मा स्टेट की खोज किसने की है, इसने विलियम क्रुक्स ने की है। आगे देखते हैं। पर अब देख लिया हमने सॉलिड देख लिया, लिक्विड देख लिया, गैस देख लिया, प्लाज्मा स्टेट देख ली। अब पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको देखते हैं दोस्तों। देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इसकी डिस्कवरी, मतलब इसकी खोज किसने की है, इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन द्वारा इसकी खोज की गई है। तो देखिए, जो हिग्स बोसान पार्टिकल थे,
हिग्स बोसान पार्टिकल, जिनको गॉड पार्टिकल कहा जाता है, ये डिस्कवर्ड किसके द्वारा हुआ? सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा हुआ, और इसमें आइंस्टीन का भी योगदान है। तो इसी हिग्स बोसान पार्टिकल जो थे, जिनको गॉड पार्टिकल कहा गया, इसी अवस्था को ही बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। ये जो अवस्था होती है नेचर में नहीं पाई जाती। बाकी की जो 4 अवस्थाएं हैं सॉलिड, गैस, लिक्विड और प्लाज्मा, ये नेचर में पाई जाती हैं, जबकि ये जो चौथी और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये मैन मेड पार्टिकल है और ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं। हिग्स बोसान जो पार्टिकल ओरिजिनेट एट वेरी लो टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे इनको ओरिजिनेट किया जाता है। ये जो पार्टिकल होते हैं इसी, और जो सबसे ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या 0 केल्विन मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है, इसको कहते हैं। ये कितना होता है दोस्तों? -273 डिग्री, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है दोस्तों? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था, इसकी खोज किसने की? सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने। इसको हिग्स बोसान पार्टिकल या गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में किसी पदार्थ के, जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है उसको, तब ये अवस्था मिलती है। ये मैन मेड पार्टिकल है, ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं। बाकी 4 जो अवस्थाएँ हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये चारों नेचर में पाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। जैसे जो अब ये देख लेते हैं कि, तो देखिए ये जो 4 अवस्थाएं जो नेचर में पाई जाती हैं, और एक हो गई बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये नेचर में नहीं पाई जाती है। तो ये 4 अवस्थाएं जो नेचर में पाई जाती हैं, एक पदार्थों को, एक कोई भी पदार्थ इन चारों अवस्थाओं में बदल सकता है। तो कैसे बदलता है? जैसे मान लीजिए एक कोई पदार्थ ये लिक्विड अवस्था में है, ये गैसियस अवस्था में उसको चेंज किया गया, फिर सॉलिड अवस्था में उसको चेंज किया गया, और प्लाज्मा अवस्था में उसको चेंज किया गया। तो अगर वो सॉलिड अवस्था में है तो सॉलिड से वो गैस में चेंज हो सकता है, सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड से वो सॉलिड में चेंज हो सकता है, इसी तरीके से वो लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है और गैस से लिक्विड में चेंज हो सकता है। सॉलिड से वो गैस में चेंज हो जाएगा और गैस से वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से गैस से वो प्लाज्मा अवस्था में पहुंच जाएगा और प्लाज्मा से फिर से गैसीय अवस्था में उसको लाया जा सकता है। तो जब सॉलिड कोई लिक्विड अवस्था में पहुंचता है तो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको मेल्टिंग बोलते हैं। अगर कोई लिक्विड पदार्थ है वो सॉलिड में पहुंचता है, उसको अवस्था चेंज होती है, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। इसी तरीके से अगर कोई लिक्विड मतलब कि तरल रूप में है तो उसको गैस में बदलना है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं इवेपोराइजेशन। और इसी तरीके से अगर कोई गैस को लिक्विड अवस्था में बदलना है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन। इसी तरीके से अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड अवस्था में, और वो डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। इसी तरीके से गैस से अगर सॉलिड अवस्था में बदलता है उसको डिपोजिशन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा प्लाज्मा अवस्था के बारे में कि कोई गैस अगर प्लाज्मा अवस्था में बदलती है तो वो आयंस में टूट जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। अब इसी तरीके से अगर कोई प्लाज्मा अवस्था है वो गैस अवस्था में फिर से बदल दे तो उसको डी आयोनाइजेशन कहते हैं। इस तरीके से हमने देख लिया दोस्तों कि 4 अवस्था जो नेचर में पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये एक दूसरे से इंटरचेंज होती रहती हैं। और 5वां जो हमने देखा पार्टिकल, वो नेचर में प्रेजेंट नहीं है। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ये मैन मेड पार्टिकल है। अब ये जो एग्जाम्पल देख लेते हैं सब्लिमेशन के, ऊर्ध्वपातन के, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कपूर, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगर इसको गर्म किया जाएगा तो ये सॉलिड होगा, लिक्विड में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाएगा। इसी तरीके से नौसादर है, इसको क्या बोला जाता है? अमोनियम क्लोराइड। फिर कौन सा है? बेंजोइक एसिड। ड्राई आइस, ये इसको सॉलिड CO2 है, इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। नेप्थलीन है, आयोडीन है, ये सब क्या है? ये ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल इनके साथ लगते हैं। मतलब कि ये एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन है। ये गर्म करने पे सॉलिड अवस्था में होते हैं, गर्म करने पर डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया दोस्तों? हमने जो पदार्थ होता है उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है उसके विषय में देख लिया हमने। जो पदार्थ होता है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसको सारे को हमने देख लिया सबको, कि सॉलिड अवस्था में मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं? सॉलिड प्रॉपर्टी, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखेंगे मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से बांटते हैं? तो कोई भी पदार्थ जो होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में 2 अवस्थाएं होती हैं, एक प्योर सब्सटेंस, एक इम्प्योर सब्सटेंस। देखिए जो मैटर होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर 2 तरीके के होते हैं।
कुछ होते हैं प्योर सब्सटेंस और कुछ होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस होता है इसके आधार पे भी जो एलिमेंट या मैटर होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। मैटर दो तरीके के होते हैं प्योर सब्सटेंस के आधार पर। तो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर दो तरीके के होते हैं, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में भी मैटर दो तरीके के होते हैं, एक एलिमेंट फॉर्म में, एक कंपाउंड फॉर्म में। इसी तरीके से इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं या मिक्सचर जो होते हैं उनको मिक्सचर भी कहा जाता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर के रूप में होते हैं, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर के रूप में होते हैं। होमोजीनियस मतलब समांगी, हेट्रोजीनियस मतलब विसमांगी। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ये दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में जो होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं, एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। मेटेलॉइड के एग्जांपल क्या है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। मेटल मतलब धातु, अधातु। मेटेलॉइड क्या होते हैं, उपधातु। कंपाउंड कौन कौन से होते हैं दोस्तों, कंपाउंड भी दो तरीके के होते हैं। कंपाउंड में जो पदार्थ आते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, कार्बनिक। हाँ, इन्हीं सब का अध्ययन ही केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। तो केमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, केमिकल्स का अध्ययन किया जाता है और मैटर्स का अध्ययन किया जाता है। मैटर्स जो होते हैं ये अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से दो तरीके के होते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जो मैटर होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस में भी मैटर कितने तरीके के होते हैं, एक एलिमेंट के होते हैं और दूसरे कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट में भी दोस्तों जो मैटर होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं, या तो मेटल होगा, या नॉन मेटल होगा, या तो मेटलॉइड होगा। मतलब कि धातु होगी, उपधातु होगा, या अधातु होगा। इसी तरह कंपाउंड होगा अगर वो कोई मैटर तो क्या होगा, या तो कार्बनिक होगा या तो अकार्बनिक होगा। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर को देख लिया है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से जो प्योर सब्सटेंस है उनमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, फिर इसी तरीके से मिक्सचर, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कंपाउंड, इन सब चीज़ों को देखेंगे। अभी तक हमने दोस्तों क्या क्या देख लिया, हमने देखा कि जो केमिस्ट्री है ये किस शब्द से मिलकर बना है, ये केमिया से बना है, जिसका मतलब होता है केमिकल्स। और केमिस्ट्री में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, हम केमिकल्स का ही अध्ययन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करते हैं और सब्सटेंस का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, लेवासिए या लेवासिए को कहा जाता है। इसमें हमने देखा कि मैटर क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, ये होता है वह पदार्थ होता है जो मास, जिसमें मास होता है और जो जगह घेरता है। मास किसको कहते हैं, अमाउंट ऑफ टोटल सब्सटेंस, मतलब कि पदार्थ की टोटल मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन नॉन मैटर, पदार्थ की टोटल मात्रा को हम मास कहते हैं। अगर इसमें जी जुड़ जाता है, ग्रेविटी जुड़ जाती है तो वो भार में चेंज हो जाता है। और क्या देखा दोस्तों हमने, मैटर कितने तरीके के होते हैं, मैटर अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से दो तरीके के होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर में उनकी अवस्था क्या कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। केमिकल में प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। के प्योर सब्सटेंस में जो मेटल होते हैं वो एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में। एलिमेंट में कौन कौन से, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। इसी तरह कंपाउंड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जो इम्प्योर होते हैं या मिक्सचर होते हैं ये होमोजीनियस प्रकार के होते हैं या जो हेटेरोजीनियस प्रकार के। फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने मैटर को देख लिया। मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं उनमें क्या क्या होता है हमने देख लिया। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर को देखेंगे। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम प्योर फॉर्म में एलिमेंट को देखते हैं। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका अस्तित्व स्वतंत्र रूप से होता है या बनाया नहीं जा सकता, मतलब कि फॉर्मेशन बाय विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट ऐसा होता है जिसका फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, ये प्रकृति में ही पाया जाता है, इसका अस्तित्व स्वतंत्र होता है। इसमें क्या होता है, इसको नो नीड टू राइट इट्स एटॉमिक नंबर, मतलब कि जब इसको बताते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की संख्या होती है जो, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तब इसके एटॉमिक नंबर को लिखने की ज़रूरत होती है। जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब इसको आइडेंटिफाई करना है तब इसको बताने की ज़रूरत होती है एटॉमिक नंबर। अगर बताने इस तरीके से आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है तब उसको एटॉमिक नंबर बताने की उसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे नियान का 10 होता है तो इस तरीके से बताने की ज़रूरत पड़ती है। ये कितने प्रकार का होता है एलिमेंट, जो 3 प्रकार का अभी बताया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल धातु, नॉन मेटल अधातु और मेटलॉइड उपधातु। अब हम एक एक करके मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को देखेंगे। देखते हैं दोस्तों मेटल्स को। मेटल क्या होता है,
मेटल्स जो गुण शो करता है, कोई भी पदार्थ जब गुण शो करता है अपने, तो उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो देखिए ये होता है मेलेबल। मेलेबल मतलब आघातवर्णी। आघातवर्णी का क्या मतलब है, इसको पीट पीट कर चद्दर की तरह बनाया जा सकता है। अगर कोई भी पदार्थ है उसको पीट पीट कर चद्दर की तरह बनाया जा सकता है तो वो मेटल है। मेटल डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब है कि इसको वायर के रूप में, वायर के फॉर्म में खींचा जा सकता है या बनाया जा सकता है। मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब कि इससे विद्युत धारा का प्रवाह इसमें होता है। सोनोरस होता है, ये मेटेलिक साउंड देता है, मतलब कि इसको अगर आप छुएंगे या इसमें मारेंगे, इसमें जोर लगाएंगे तो ये एक प्रकार का साउंड उत्पन्न करेगा। लस्ट्रस होता है, मतलब कि चमकदार होता है। ये मेटल जो होता है, जनरली सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक मेटल जो है, जो मरकरी है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये रूम टेम्परेचर पर ये मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी जो मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। मेटल जो होता है सब सख्त होता है, लेकिन इसका अपवाद क्या है, सोडियम पोटेशियम। ये सोडियम पोटेशियम ये सॉफ्ट होते हैं। तो हमने देखा एलिमेंट में जो मेटल है, जो धातु है, एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एलिमेंट में धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु को हमने देखा कि ये धातु मतलब किसी पदार्थ का जो कोई पदार्थ होगा उसको हम धातु कब कहेंगे, जब उनमें मेलिएबिलिटी का गुण पाया जाएगा, डक्टाइल होगा, उसमें वो मैटर जो है डक्टाइल होगा, उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा, सोनोरस होगा, लस्ट्रस होगा, सॉलिड होगा और सख्त होगा, तब उसको हम मेटल कहते हैं। इसमें कुछ अपवाद हैं कि जो मेटल जो है, जो मरकरी है, ये भी मेटल है लेकिन ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। उसी तरीके से सोडियम पोटेशियम ये भी मेटल है, ये सॉफ्ट अवस्था में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं मेटल के, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फेरस, लोहा मतलब कि जिंक, एयू गोल्ड, एजी सिल्वर, कॉपर, लेड, मरकरी, ये सब क्या है, ये मेटल्स हैं। लेकिन सवाल इसमें इस तरीके से नहीं आते। सवाल इसमें से किस तरीके से आते हैं दोस्तों, जैसे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे वोटर्स की उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है वो किससे बनी होती है। जब हम वोट दे के आते हैं, जो एक ना मिटने वाली स्याही लगा दी जाती है, जिससे पता चलता है कि हम वोट दे चुके हैं, तो वो किस पदार्थ की बनी होती है, तो वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। इसी तरीके से कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार यौगिक कौन सा है, सिल्वर आयोडाइड है। फोटोग्राफी के लिए जिम्मेदार कौन है, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोक्रोमेटिक ग्लास के लिए कौन जिम्मेदार है, सिल्वर नाइट्रेट। एक्वारेजिया क्या होता है, अम्लराज। ये HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। HCl 3 भाग, HNO3 1 भाग, तो 3:1 का रेशियो HCl और HNO3 में होता है। जब मिला दिया जाता है तो इसी को अम्लराज कहते हैं। ये किस में यूज होता है, सोने की सफाई के लिए। चांदी को घोल दिया जाता है इसमें, और सोने की सफाई या चांदी की सफाई जब की जाती है तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। मेनली अगर एक्वारेजिया में किसका अनुपात है तो HNO3 का है। 1 इसका, 3 HCl है। और क्या देखते हैं, सबसे अधिक मेलेबिलिटी, मतलब अगर उसको पीटा जाए तो कौन सी धातु है जो सबसे ज़्यादा मेलेबल होगी, चद्दर की तरह बनती चले, जिसमें बहुत सारी चद्दरें बनाई जा सकती है, एक सब, वो कौन सी धातु होगी, तो वो गोल्ड होगी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सी धातु है, वो सिल्वर है। आगे देखते हैं, आयरन में जंग लगने का, लोहे में जंग लगने का कारण क्या है, तो ऑक्सीजन और नमी, वायु और नमी, ये है आयरन में जंग लगने का। लोहे का दरवाज़ा होता है तो उसमें जंग किस वजह से लग जाती है, एक तो खुले में होता है तो उसमें नमी और ऑक्सीजन लगती रहती है, जिसकी वजह से उसमें जंग लग जाती है। इसी जंग से बचने के लिए हम लोग उसमें जिंक का लेपन करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस या यशद लेपन। जब इसका लेप कर दिया जाता है तो उसको जंग से बचाया जा सकता है। एक सवाल और है कि जंग लगने से जो लोहा होता है उसका भार बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो जंग लगने से उसमें नमी और O2 ऑक्सीजन ऐड हो रही, तो इस वजह से उसका भार कम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जंग लगने से आयरन का भार बढ़ जाता है और उसकी जो क्षमता है, जो मतलब क्वालिटी है, वो घट जाती है। अमलगम क्या होता है, अमलगम अगर मरकरी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उस प्रक्रिया को अमलगम कहते हैं। तो इसमें मरकरी मेटल के साथ रिएक्शन करके अमलगम बनाता है। तो ये किस में यूज होता है, जैसे दांत खोखला हो जाने पर उसमें भरने के लिए इसी का यूज करते हैं। अपवाद इसमें क्या है, आयरन। क्यों अमलगम नहीं बनाता, क्योंकि इसमें जंग लग जाती है, इसलिए ये अमलगम नहीं बनाता है। बाकी सारे मेटल्स जो है अमलगम बनाते हैं। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों मैटर को देखा कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने अभी शुरुआत की है, हमने सिर्फ देखा है केमिकल प्रॉपर्टी में जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें जो एलिमेंट होता है उसके एक भाग को हमने देखा जो मेटल होता है। अगले वीडियो में जो आगे के वीडियो जो आए उसमें नॉन मेटल बाकी सारे जो गुण होते हैं मैटर के वो सब देखेंगे और पूरी केमिस्ट्री को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।